हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10 क्लास मैथ क्वेश्चन बैंक 2021 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आ रहा है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का मध्य का है। इस प्रकार हिसाब में सबसे पहले दिया हुआ अंक को हम आरोही क्रम में सजा देंगे, बढ़ते क्रम में। उसके बाद हमको क्या करना है कि इसमें टोटल गिनती करेंगे कितना अंक है। तो देखिए, तो वो 8 है, तो n=8 लिख देंगे हम लोग। ये 8 आप देखिए सम संख्या है, तो जब ये सम संख्या होगा तो मध्यिका का सूत्र हो जाएगा n/2 में n/2 + 1 में परिच्छनों का माध्य। तो n का मान यहाँ 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 8/2, यहाँ भी हो जाएगा 8/2 + 1। इसको कटा दीजिएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। ये 2 चौके 8, 4 1 5, यानी चौथे और पांचवें परिच्छनों का मान। यहाँ देखिए चौथा परिच्छन आपका 7 है, पांचवा 8 है, तो दोनों को जोड़ से 2 से भगा दीजिए, तो 8 7 15/2, 2 से भगा दीजिएगा 7.5 होगा। इसका मतलब आपका यही आंसर हो गया। तो इसमें हमारा बी नंबर ये ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहता है कि बहुलक है। तो देखिए बहुलक किसको बोलते हैं। इस पे देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार 9 आया है, तो इसका बहुलक जो है आपका 9 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है मिस है, तो आप लोग 9 इसका आंसर लिखिएगा। जो यानी परिच्छन में जो सबसे अधिक बार आएंगे ना, तो वही उसका बहुलक कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका 2 गुणनखंड हो। तो जैसे देखिए इसका आप गुणनखंड कीजिएगा, 1 3 9 27 होगा। देखिए 2 से अधिक हो गया तो ये नहीं होगा। इसका भी देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, ये भी नहीं होगा। 13 देखिए इसका 2 गुणनखंड है, 1 और 13, तो यही आपका अभाज्य संख्या है। इसका भी देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा 13। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं मध्य का 9 हो तो बहुलक होगा। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, 3 गुना मध्य का घटा 2 गुना माध्य। तो 3 गुना मध्य का कितना है, तो देखिए मध्य का 9 है, और फिर घटा 2, सूत्र में 2 और गुना माध्य है 8.9, यहाँ बैठा दीजिए। इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, तो ये 9 या 27 हो गया, घटा इसको गुना कीजिएगा 17.8 होगा। तो इस पर इसको घटाइएगा तो आपका 9.2 होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो देखिए इसको घटाया कैसे गया है, अगर आप पॉइंट वाला घटा नहीं जानते हैं तो यहाँ देखिए 27 पॉइंट कितना है, 27 है, तो यहाँ 10 बाद एक अंक है, तो आप इसको 27.0 लिखिए। 10 बाद जितना यहाँ अंक होगा ना उतना आप 0 दे दीजिए। और उसके बाद इसको अरेंज करने के लिए पहले पॉइंट को यहाँ पर बैठाइए, इधर 17 है तो 17, इधर 8 और घटा दीजिएगा, तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, 19 और 25 का समांतर माध्य है। तो माध्य या औसत कैसे निकालते हैं, तो जो भी परसेंट दिया ना उसको जोड़ दो और जेठ है वो से भाग दे दो। तो 19 जोड़ 25, आज 2 गो है तो इसलिए 2 से भगा दे दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 44 और बटा 2 से भगा देंगे कितना होगा 22, हमारा आंसर 22 हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना ई के लिए पोलरिटी ऑफ ई जोड़ पोलरिटी ऑफ ई नहीं, ये सूत्र होता है, समझे ना। अगर किसी घटना की पोलरिटी आपका ई हो रहा है और किसी घटना की पोलरिटी ई नहीं हो रहा है, दोनों को जोड़िएगा तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दो सिक्के को उछाल में दो शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सिक्के में फेस की संख्या कितना होता है, 2 2 होता है, हेड होता है और टेल होता है, 2 होता है। उसके 2 सिक्के को उछालने पर कुल जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप जितना फेस होगा ना, तो और 2 सिक्के हैं तो उसको 2 पावर दे दीजिए, 4 गो सैंपल बनेगा। वो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो देखिए 4 गो बनेगा। हो सकता है कि दोनों सिक्का को मतलब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो दोनों हो सकता है हेड आ सकता है, या एक टॉप हेड एक टेल आ सकता है, या एक टॉप टेल एक हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। अगर सैंपल्स नहीं जानते बनाने के लिए आप कीजिए क्या, टोटल 4 सैंपल्स बनेगा ना, तो 4 को इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। 2 सिक्का है तो 2 2 आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 का आधा 2 कर दीजिए, 2 हेड दीजिए और 2 टेल दीजिए स्टार्टिंग में। फिर 2 का आधा कितना हुआ 1, तो 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, इस प्रकार सैंपल बना लीजिए।
हमको दो शीर्ष, अब कहता है यहाँ पर दो शीर्ष, यानी यहाँ पर कह रहा है दो शीर्ष आने पड़ता है, तो दो शीर्ष आने वाली संख्या कितना होगा, तो देखिए शीर्ष का मतलब हेड होता है, तो दोनों दो हेड इसी में एक एक बार है, तो यहाँ एक हो गया। तो बोल रहा है कि दो शीर्ष आने पड़ता है, तो एक ठो आया है तो एक ऊपर में लिख देंगे, टोटल सब कितना है 4, उसको नीचे में लिख देंगे, यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब है कोई स्तंभ है उसको ऐसे खड़ा कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि स्तंभ की छाया की लंबाई, तो स्तंभ की छाया, ये इस स्तंभ की छाया की लंबाई जमीन कैसे बनेगा, फिर उसका उन्नयन कोण आपको मान लेना है, इसको मिला देना है और इसका उन्नयन कोण थीटा मान लेना है। तो ये स्तंभ हो गया, ये छाया हो गया। तो अब आगे देखिए क्या कहता है, स्तंभ की छाया की लंबाई, तो स्तंभ की छाया की लंबाई तो यही है, तो कहता है छाया की लंबाई √3 गुनी हो, मतलब ऊंचाई जो है ना, ये ऊंचाई जो है इसका जो है कितना √3 गुनी है। अगर हम छाया की लंबाई मान लेंगे, माना कि स्तंभ की छाया की लंबाई x मान लें, इसको x मान लें, तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगा, तो इसका x का √3 गुना कीजिएगा, √3 गुना कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा आपका √3x होगा। उसके बाद देखिए ये x हो गया और ये आपका √3x हो गया। तो आप देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो ये टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया AC, ये AC है, बटा आधार हो गया BC, AC का मान हो गया √3x, अब बटा हो गया BC x कर दिया √3। अब आप बताइए कि ये टेन थीटा, ये √3 टेन के पद में किसका मान है, टेन 60 डिग्री का मान, ठीक है। अब देखिए ये थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 60 डिग्री। अब ये दोनों देखिए क्या होता है कि अगर हम थीटा मान निकालेंगे, टेन उधर जाएगा, तो अगर टेन उधर जाएगा तो एक फॉर्मूला बनेगा हमारा टेन इनवर्स टेन थीटा, जो थीटा के बराबर होता है। ये आपका 11 क्लास से ये फॉर्मूला स्टार्ट होता है। फिलहाल अभी समझिए कि ये टेन टेन अगर ये इक्वल होगा तो थीटा आपका यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, तो रियल में ये फॉर्मूला पे एडजस्ट होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि ए और बी का अभाज्य संख्या हो तो लॉस ए बी का होगा। तो देखिए पहले ए का गुणनखंड निकाल लीजिए, 1 और ए हो गया, बी का गुणनखंड क्या हो गया 1 और बी हो गया। ए और बी का लॉसो निकालना है, तो लॉसो का मतलब क्या होता है, जो दोनों मिलता है, तो दोनों में देखिए एक मिला एक ले लेंगे। अगर ए में अगर इसमें मिलता है तो वो भी लेंगे, अगर बी इसमें उसमें नहीं मिलता तो वो भी लेंगे। मतलब ए अगर इसमें रहता है दोनों में तो एक ही लेता है, अगर नहीं है तो फिर भी लेंगे, बी इसमें है उसमें नहीं है तो फिर भी लेंगे, और सबको गुणा करेंगे तो वही लॉस होगा। अगर मोसो कहता है इसका मोसो एक होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है। देखिए किसी घटना की परिक्ता जो होता है, जैसे किसी घटना की प्रोबेबिलिटी ई हो, तो वो हो सकता है 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या हो सकता है 1 हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है। तो हो सकता है ऑप्शन में इस टाइप का भी आप पूछ सकता है आपको, यानी किसी घटना की परिक्ता 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या इनके बीच हो सकता है। तो आपको देखना है कि 0 और 1 या इसके बीच में कौन आता है। ये आया तो ये प्रोबेबिलिटी होगा, ये भी आया तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगा। 33/100 करेंगे तो ये भी आपको 0-1 के बीच में होता है। ये देखिए 6 से भगा देंगे 7 में तो 1 पॉइंट समथिंग आएंगे, जिसका मतलब ये परिक्ता नहीं हो सकता, यही आपका ऑप्शन होगा। संख्या 2.13 डॉट डॉट कहता है ये क्या है, तो देखिए कहता है पूर्णांक है, तो पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो आपका एक धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो तो वो पूर्णांक होता है। परिमेय संख्या, परिमेय भी नहीं होगा क्योंकि इसको बटे में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा। जब भी देखिए कि डॉट डॉट हो तो उसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सआभाज्य संख्याओं का मोसो है। देखिए सआभाज्य संख्या, दो क्रमागत संख्या का मोसो अगर 1 होता है तो वो आपका सहभाज्य संख्या होता है, तो इसका मोसो यानी बी आपका ऑप्शन होगा, यानी सहभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए ये 4m+2 ये सम, ये आपका सम धनात्मक सम पूर्णांक है। ये देखिए 4m+1 जो होगा ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है रेखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो देखिए रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। तो इस पर कितना घात है, 1। तो हम कहेंगे रेखिक बहुपद का जो घात होती है शून्य, सॉरी रेखिक बहुपद के शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या आपका इसमें 1 होगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर द्विघात बोलता है तो उसमें 2 शून्य होता है, त्रिघात बोलता है तो उसमें 3 शून्य होता है। उसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन देखिए 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो देखिए अगर इस प्रकार के हिसाब आप बनाना चाहते हैं तो इसका गुणनखंड करके आप क्या कीजिए, शून्य निकाल लीजिए, इसको 0 के बराबर करके गुणनखंड करके शून्य निकाल लीजिए। या आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो इसके मानो आप 1 बैठाइए, अगर 1 बैठाने में 0 आ जाएगा तो ये इसका शून्य होगा। अगर ये -1 बैठाइएगा वो भी 0 हो जाएगा तो वो भी होगा आपको उसका शून्य होगा। तो हमने देखिए ऑप्शन इसमें हमने क्या किया है, इसको पी एक्स बहुपद मान लिए, हमने क्या किया -1 बैठाया। तो जब -1 बैठाए तो 2 इंटू एक्स जगह -1 होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स जगह -1 फिर -5। ये देखिए -1 पे अगर सम से क्या घात होगा तो वो +1 होगा, तो +1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 इकाई 3 -5, ये 3 2 5 घटा 5 0। अगर देखिए कि ऑप्शन का मान अगर इसमें बैठाने में 0 आ जाएगा तो मतलब इसका शून्य यही हो गया आपका। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। 16 क्वेश्चन नंबर कहता है यदि पी एक्स इजकल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एस का घात 6 जी एस का घात 2 हो तो पी एक्स बटा जी एस का घात होगा। देखिए इस प्रकार हिसाब में आप इसको लेके चलिए। आपको देखिए पी एस का घात कितना दिया है, पी एस का घात 6 दिया तो एक्स पावर 6 लिख दीजिए। उसके जी एस का घात 2 दिया तो एक्स पावर 2 दे दीजिए। तो आधार सेम होगा तो पावर का घटाव हो जाएगा और एक्स पावर 4 होगा। तो हमको बोल रहा था घात, तो घात हमारा 4 हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। देखिए शून्यकों का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो माइनस या माइनस बैठा दीजिए b, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो यानी b क्या हो गया -11। तो उसको पोस्ट पे ले लेंगे -11 बटा a है तो a हो गया 6, तो यहाँ 6 बैठा देंगे। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो +11 हो गया बटा 6, यानी 11/6 आपका आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दो चर x, y में रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक संख्याओं के समूह में कितने हल होंगे। तो देखिए जब दो चर है तो यहाँ पर आपका जो है 2 हल होंगे, तो यानी आपको 2 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एवं 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 के कितने हल होंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हल के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आप a1/a2 का मान निकाल लीजिए। तो a1/a2 तो ये हो गया a1, ये हो गया आपका a2, तो 2/4 तो कटा हुआ 1/2। फिर b1/b2 निकालिए, ये b1 है ये b2 है, 3/6 कटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा। c1/c2 5/15 तो कटाइएगा 1/3 हो जाएगा। तो आप देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन आपका ये 1/3 बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस कंडीशन होता है उसका कोई हल नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए नो, आपको ये भी याद रखना है अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता तो अद्वितीय हल होता, अगर तीनों आपस में बराबर होता तो उसमें अनगिनत रूप से अनेक हल होता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए। कहता है कि यदि रेखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगे। देखिए जब संगत होता है तो वो प्रतिच्छेद और प्रतिच्छेदी होता है, या हो सकता है वो संपाती भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2,3 एवं -6,7 तो उसके केंद्र का नियामक होगा। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि वृत्त के बारे में बोल रहा है, तो आप पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे और ये वृत्त का व्यास हुआ। तो बोल रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक, यानी इसका जो ये सिरा है इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, दोनों का नियामक बैठा देना है। हमको बोल रहा है इसके केंद्र का नियामक बताना है। तो देखिए अगर यदि मान लीजिए व्यास है तो इस ए बी का मध्य बिंदु इसका केंद्र होता है ओ,
इसका मतलब ओ का नियामक हमको निकालना है। तो यहाँ सूत्र क्या बैठाना है, तो मध्य बिंदु का निरसांग वाला सूत्र बैठाना है, जो होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटा 2। तो सबका मान देखिए, x1 का मान है 2 और यहाँ पर है जोड़ -6, तो 2 -6 होगा बटा 2। फिर 3 जोड़ 7, तो 3 जोड़ 7, 2 में 6 जाएगा, यानी 6 में 2 घटेगा तो -4/2 और यहाँ 7 3 10 बटा 2, तो कटा दीजिएगा तो -2 और 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा -2, 5, इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है, ये ए नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बी सी। यदि ए पी इतना, बी पी इतना, ये क्यू इतना, तो क्यू सी एक्स यानी तो एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, उसमें ए बी सी अंकित कर दीजिए। अब यहाँ बोल रहा है कि बी सी के समांतर पी क्यू खींचना है, तो हमने क्या किया, ये पी क्यू एक लाइन खींचा जो बी सी के समांतर है। इसमें ए पी 3 दिया है तो ए पी आप 3 बैठा दीजिए, पी बी 2 दिया है तो पी बी 2 बैठा दीजिए, ए क्यू कितना दिया है 6 बैठा दीजिए, और क्यू सी कितना दिया है एक्स, तो आप एक्स बैठा दीजिए। जब देखिए ये दोनों आपस में समांतर होता है तो एक सूत्र होता है ए पी बटा पी बी और बराबर होगा ए क्यू बटा क्यू सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए पी बटा पी बी इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी। ये 3/2 हो गया, 3/2 इक्वल टू 6/x हो गया, 6/x मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुना एक्स करेंगे 3x, तो 2 6 का 12, एक्स का मान निकालिएगा तो कितना होगा 3 6 का 12 यानी 4। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 9:4 हो तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात होगा। देखिए अगर दो समरूप त्रिभुज बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो समरूप त्रिभुज कौन, समबाहु त्रिभुज होगा। तो अगर उसमें आपको अगर यदि मान के चलिए कि उसमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो आपको संगत ऊंचाई बोले या संगत भुजा बोले, तो आप उसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, दोनों पे √/, चढ़ा के अनुपात में लिख दीजिएगा और जो आएगा उसको अनुपात में लिख दीजिए, यानी आपका 3/2 यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर जोड़ आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि पी क्यू स्क्वायर बोल रहा है तो मतलब ये कर्ण होगा, तो आप यहाँ पी दीजिए, यहाँ क्यू दीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पर आर दे दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो अगर पी क्यू अगर यदि कर्ण होगा तो पी क्यू स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आप ये भी जानते हैं कि ये जो सम पी क्यू होता है कर्ण, कर्ण के सामने वाला कोण ही समकोण होता है, जिसका मतलब आर जो है आपका वही आपका समकोण होगा। तो ये आपका हो गया 24 नंबर का सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 25 का अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिए किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कोई वृत्त है, समझे ना, देख लीजिए इस प्रकार से कोई वृत्त है, अगर एक रेखा प्रतिच्छेद करता है दो भिन्न भिन्न बिंदु पर, इसको हम लोग छेदक रेखा कहेंगे, इस रेखा को छेदक कहेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ तक सोल्व कर पाते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।